With the advice of our chairman, Shri Minesh Shah sir, today on this platform, we are happy to initiate this new series on the learnings which have emerged during the World Dairy Summit, which India has hosted in 2022. So we will be bringing to you the key learnings of the summit in 6 different episodes during this month of January and February, और हम समय समय पर इसकी जानकारी आपको देते रहेंगे. So आज इस सीरीज का पहला सत्र होगा. So today we will be hosting the first session, and together with it our chairman sir will be launching the series, and then we will go forward with the first session, dairy in the next 25 years, learning from the world dairy leaders. So I request chairman sir to kindly address the participants and inaugurate the series. Sir. Thank you. Good afternoon to all of you. I think most of you are aware that India hosted the World Dairy Summit with the International Dairy Federation and also the support of the Indian National Committee of IDF in Noida in the month of September last year. The summit was a huge success, and in fact मतलब ये ऐसा समिट हम 48 साल के बाद हमने दूसरा समिट किया. इससे पहले हमने 1974 में समिट किया था दिल्ली में. तो ये 48 इयर्स के बाद हमको फिर से ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, और इट वाज ए गुड एक्चुअली अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम जो इंडिया हैज ए वेरी यूनिक स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मिंग सिस्टम. आप सब जानते हैं कि दुनिया में जहाँ बड़े बड़े आप डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे डेयरी में, तो बहुत बड़े फार्म्स होते हैं, 1000, 2000, 10,000 तक फार्म में कैटल होते हैं. उसके सामने हमारा बहुत ही यूनिक मॉडल है. हम 2 या 3 एवरेज पशु रख के हमारा डेयरी फार्मिंग सिस्टम चलता है. तो ये एक जो यूनिकनेस है हमारी फार्मिंग सिस्टम की, वो हम दुनिया को बता पाए. सो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Apart from that, we were also able to show them the importance of livelihood. Means milk and milk products are very good source of nutrition. We all know, even the developed countries, they take milk as a source of nutrition. But साथ में in India, if we see, milk is also livelihood. Means if you see the animal husbandry and dairy sector, it provides livelihood to more than 80 million families, और 8 करोड़ लोग से ज्यादा आज फैमिली डेली कुछ ना कुछ तरह से डेयरी से इनकम जनरेट करते हैं और उससे अपना लाइवलीहुड निभाते हैं. तो ये एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट पहलू था जो हमने डेमोस्ट्रेट किया, एंड इसीलिए शायद हमने ये समिट का थीम भी रखा था, डेयरिंग फॉर लाइवलीहुड. डेयरिंग लाइवलीहुड भी है, डेयरिंग न्यूट्रिशन भी है. तो ये एक दूसरा चीज था जो हमने आई थिंक दुनिया को डेमोस्ट्रेट किया. 1500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें थे, जिसमें से करीब 300 पार्टिसिपेंट फॉरेन डेलीगेट्स थे, जो करीब 50 देश से आए हुए थे. तो इतनी बड़ी संख्या में, पर्टिकुलरली ये पैंडेमिक हमने देखा पिछले 2 साल में क्या हाल था, उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में बाहर से फिजिकली आना, पार्टिसिपेट करना, इंडिया में कहीं ना कहीं आके हमारा डेयरी सिस्टम देखना एक बहुत ही यूनिक इवेंट था. और इससे हमें बहुत ही एक प्राउड फीलिंग मिली कि हम अपने देश में इवेंट कर पाए. और इसके साथ साथ हम साथ में इस समिट से ये भी हमने देखा कि समिट के साथ साथ हमने एक एग्जीबिशन भी वहाँ रखा था. तो पहले तो हमने एग्जीबिशन एक सेम इवेंट में, वो एग्जीबिशन में भी हमने देखा कि इतना इंटरेस्ट आया बाहर की फॉरेन कंपनी से, हमारी यहाँ की कंपनी से, कि हमें और एक इनॉग्रेट किया. ऑन द फर्स्ट डे इट वाज इनॉग्रेटेड इन द मॉर्निंग बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. सेम डे इन द इवनिंग जो फार्मर्स के साथ हमारा कंक्लूडिंग सेशन था, सो आवर कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री अमित शाह जी came and he concluded the farmer session on the first day itself. उसके बाद भी जो हमारा समिट चला, हर एक दिन कुछ ना कुछ सेशन में we have seen either the union cabinet ministers or union state ministers, they came, they addressed the gathering, and
they also actually interacted with the foreign delegates and requested us that whatever deliberations we have, whatever recommendations we made, summit should reach the government, and government will take these recommendations very seriously. तो एक इतना अच्छा एक बड़ा इवेंट एनडीडीबी साथ में सारे ही कोऑपरेटिव, सारे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो भी डेयरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, हम सब साथ में मिलके किया। ये भी एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी रहा, एंड इट आल्सो सेंड अ गुड मैसेज टू द एक्सटर्नल कम्युनिटी दैट व्हेन इट मैटर्स वी आर ऑल टुगेदर। सो ये भी एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सब एक है, और सभी का जो एफर्ट्स है, सब जो सेक्टर में अपना अपना योगदान दे रहे हैं, उसी की वजह से शायद हम आज दुनिया में सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। हम सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भी करते हैं, सबसे ज्यादा पशु भी हम रखते हैं, और पशु रखने के बावजूद सबसे ज्यादा जो उनके जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो काफी टाइम हमें ब्लेम किया जाता है कि उससे आप एनवायरमेंट को प्रदूषित करते हैं या ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ जाता है। हमने शायद दुनिया को ये भी दिखाया कि हमारे पास ज्यादा पशु है, लेकिन हमारा जो स्मॉल डेयरी होल्डिंग सिस्टम है वो एनवायरमेंटली ज्यादा सस्टेनेबल है, बिकॉज our, if you see the nutrition pattern, see our some of the health related measures or breeding related techniques which we use, they are much more environmental friendly, and इससे एक और अच्छा मैसेज भी गया। एंड लास्टली जब कंक्लूडिंग सेशन में जब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के प्रेसिडेंट से भी जब बात हुआ और उनको बोला गया कि आप इसको हाउ डू यू रेट, एंड आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं फॉर दिस समिट, तो उन्होंने ये बोला कि जो डिजिटाइजेशन, जो दूध की जो पूरी हमारी जो वैल्यू चेन है, राइट फ्रॉम काउ टू कंज्यूमर, तो डिजिटाइजेशन में जो इंडिया ने एफर्ट्स किए हैं, शायद और कोई ही ऐसा डेवलप्ड कंट्री हो जहाँ पे इतना सारा पूरा चेन डिजिटाइज हो चुका है। मतलब आज के दिन में भी हम फार्मर से जब दूध लेते हैं, उसको उसका पूरा ऑल्दो कितना भी उसका वॉल्यूम हो, 600 ml दूध भी लेके आएगा, लेकिन उसको पूरा उसका क्वांटिटी मालूम पड़ जाएगा, उसको वहीं पे फैट, एसएनएफ और उस दिन के रेट के हिसाब से ही विल नो कि मुझे आज मैंने जो दूध दिया उससे मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, और पूरा ही एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। एंड सिमिलरली एट द कंज्यूमर लेवल जो हमने डिजिटाइजेशन किया है, या प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट मेजर्स के लिए जो हमने डिजिटाइजेशन किया है, जैसे इनाफ है, और हम सारे ही हमारे, चाहे वो एनिमल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो या एनिमल के न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशंस हो या वैक्सीनेशन हो, हम सारी ही चीजें एक पोर्टल के थ्रू हर एक पशु के लिए हम पोर्टल में रखते हैं, और जब भी पॉलिसी लेवल डिसीजन लेना है तो हमारे पास सारा ये डेटा उपलब्ध होता है। तो ये एक डिजिटाइजेशन जो हमारा प्रोग्रेस है, और इंडिया ने जो एक लीडिंग पोजीशन जो आईटी सेक्टर में अपना बनाया, वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिला कि हम दुनिया को बता सके। तो आई एम हैप्पी कि ये आज वी आर गोइंग टू दिस इम्पोर्टेंट सीरीज on the learnings what we had during the International Dairy Federation's World Dairy Summit, और वो लर्निंग को, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग शायद उसका हिस्सा बन पाए थे, बहुत सारे लोग नहीं भी बन पाए थे, तो we will try to reach you out, we will try to showcase some of the learnings which we had, some of the speakers what we had, they are going to directly talk to you and inform what was actually showcased to foreign delegates, what were the deliberations, what was their impression about the Dairy Summit. And I'm again thankful to all of you for joining this seminar or series in a very. Thank you. थैंक यू सर। तो जैसे चेयरमैन सर ने कहा कि ये समिट के दौरान तो पूरी दुनिया ने, द एंटायर वर्ल्ड सॉ द यूनिक economy of the small and medium farmers, and we were also able to showcase the digital system from the cow to consumer, and जो fair and transparent business होता है from the village to the
कंज्यूमर लेवल तक. And milk is livelihood, and also our dairy system, which is small and marginal farmer जो backbone है, it's so environmental friendly. So हम लोग इस series को 6 अलग-अलग episodes में लेके जाएंगे और उसकी जानकारी आपके email में and WhatsApp groups में देते रहेंगे. So today we go forward with the first session, and which is India dairy in the next 25 years, learning from the world dairy leaders. So I'm happy to introduce Shri Jignesh Shah from the Sectoral Analysis and Planning Group, NDDB Anand. So Jignesh sir, over to you. हम आज ये पहला सेशन लेके जा रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन हुआ है डेयरी इन नेक्स्ट 25 इयर्स. उसमें जो शुरुआत हुआ था, वो मेन ऑब्जेक्टिव था वो डेयरी नेक्स्ट 25 इयर्स सेशन में कि वर्ल्ड डेयरी लीडर्स डेयरी को अगले 25 साल में कैसे देखते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से किस तरह से वो लोग बनाते हैं कि ओवर अ पीरियड 25 साल में डेयरी कैसे होगा, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सो दैट दे कैन कीप सप्लाइंग सेफ न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स. तो उसमें हमारे जो सेशन के चेयर थे वो थे Cristiano Brazale. He is Mr. Cristiano Brazale is IDF president. और जो speakers थे Mr. Mayank Trivedi, he is senior vice president and head of strategic unit at Nestle. Miss Lopez, stable in Mexico, namely Rancho Lucero. Mr. Zhang, who is CEO in Yili company in China. उनका प्रेजेंटेशन वीडियो प्रेजेंटेशन था. और हमारे डॉक्टर आर.एस. सोडी साहब थे फ्रॉम GCM, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन. ये प्रेजेंटेशन के बाद उसके बाद एक पैनल डिस्कशन हुआ, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. पहले तो जो ब्रजाले साहब ने जो हमको बताया कि दुनिया में जो टॉप 20 डेयरी प्रोसेसर्स हैं वो कौन है, तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे, आपको अगर देख सकता है तो लैक्टेलिस फ्रांस की एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा टर्नओवर बेसिस पे ये पूरा लिस्ट बनाया गया है. तो सबसे बड़ी लैक्टेलिस है. उसके बाद DFA, डेयरी फार्मर एसोसिएशन USA की है, ये डैनॉन है, यीली है. बट जो इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि 16 नंबर पे आप देखोगे इंडिया की एक कंपनी अमूल, वो भी टॉप 20 लिस्ट में है. ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश की एक जानी मानी लीडिंग कंपनी अमूल, जिसको हम बोलते हैं, वो भी टॉप 20 लिस्ट में है. उसके बाद उन्होंने जो अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो लीडिंग डेयरी प्रोसेसर्स हैं उसका थोड़ा ब्यौरा दिया. जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे कि वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका में टर्की में कौन हैंडल करता है सबसे ज्यादा दूध, देन इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड ऑल. इंडिया में अगर आप बात करें तो जो मेजर डेयरी प्लेयर्स हैं, ऑफ कोर्स हमने अमूल की बात की, मदर डेयरी है, नेस्ले है, वो सब है. पाकिस्तान में नेस्ले है, एंग्रो फूड्स है, ऑल. सऊदी अरेबिया अल-मराई, सदाफको एंड लाइकवाइज. ऐसे हर एक एरिया की उन्होंने आप देखेंगे सदर्न, ईस्टर्न एंड ईस्टर्न एशिया का भी उन्होंने कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका जिक्र किया, जो टर्नओवर के बेसिस पे जो बड़ी कंपनी है. एंड सेम इज इन फॉर अफ्रीका में जैसे सेंट्रल डेनॉन है और डिलाइस है, ये सब कंपनी का उन्होंने जिक्र किया. उसके बाद जो पहले स्पीकर थे हमारे नेस्ले से मिस्टर मयंक त्रिवेदी, उन्होंने नेस्ले के बारे में थोड़ा हमें जानकारी दी कि नेस्ले अभी क्या कर रहा है, आगे क्या करने वाला है, एंड उनका सेक्टर के प्रति, ये एरिया के प्रति क्या कमिटमेंट है आगे, उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी. सो नेस्ले ये नहीं बोल रहा है, उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला कि नेस्ले इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट, नेस्ले इज द लीडिंग nutrition, health and wellness company. It's not only supplying some XYZ product. That's what he articulated.
एंड विद ग्लोबल ऑपरेशन, हम देखेंगे ग्लोबल ऑपरेशन कैसे है। इट्स अ टॉप लीडिंग कंपनी इन F&B, फूड एंड बेवरेजेस। अगर हम 2021 की उनकी बात करें तो 155 साल से नेस्ले एग्जिस्ट करती है और 200 से ज्यादा ब्रांड है उनका। अराउंड 2.75 लाख एम्प्लॉयज हैं उनके। ऑलमोस्ट इन ऑल द कंट्रीज इन द on the globe they are having a presence, barring few 186 कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है। 354 फैक्ट्रीज है 79 कंट्रीज में। एंड उनका टोटल जो टर्नओवर है ग्रुप सेल्स, वो स्विस फ्रैंक में लिखा है 87.1 बिलियन। एंड सरप्राइजिंगली आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि उनकी 1 बिलियन प्रोडक्ट डेली बिकती है। 1 बिलियन मतलब 1000 लाख प्रोडक्ट हमारे हिसाब से, नंबर्स, यूनिट्स। सो वो क्या करते हैं, वो फार्मर के साथ और एनिमल्स के साथ प्रति उनकी क्या प्रतिबद्धता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। आज की तारीख में 2 लाख डेयरी फार्मर्स उनको डायरेक्ट दूध दे रहे हैं इन 27 कंट्रीज। 2 लाख डेयरी फार्मर्स। उनके सामने आप हमारा स्केल देखिए, हम क्या बोलते हैं, हमारे कितने लाख फार्मर्स हैं जो कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हैं। 1.2 करोड़ फार्मर्स। तो हम उससे 100 गुना ज्यादा हमारा नेटवर्क है इंडिया में। और वो लोग एनिमल वेलफेयर इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं, एग्रीपेरिने और शीप प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, चलाते हैं। दे आर ऑल्सो इनटू एम्पावरिंग वुमेन इन डेयरी सेक्टर, वो सब काम कर रहे हैं। बेसिकली दे आर वर्किंग इन 3 ब्रॉड वर्टिकल्स। वो है इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, जिसमें वो प्रोडक्ट और उसकी बात कर रहे हैं। देन कम्युनिटीज, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। एंड फॉर द प्लेनेट, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन, कार्बन न्यूट्रलिटी, जीरो कार्बन, वो सब की बात करते हैं। उसमें भी वो लोग अपना कमिटमेंट उन्होंने बताया है। उन्होंने एक अच्छा टॉपिक रेज किया था कि न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों वर्ड साथ साथ नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोला नहीं, हम काम कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबिलिटी दोनों एक साथ जाए। कैसे जाए कि द मोमेंट यू से वी से कि हम उसको सेक्टर को ग्रीन करेंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो बोले हम प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन से कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे एंड विल सी टू इट कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पे मिले और हम ये सेक्टर को भी ग्रीन करें। सो उनका अभी जो टारगेट है टू रिड्यूस मीथेन एमिशन by GHG emission by 20% by 2025, 50% by 2030 and net zero by 2050। उसके बाद ये मैडम थी मिस लोपेज। शी इज अ मेंबर ऑफ बोर्ड एट रांचो लुसेरो, वन ऑफ द मेन स्टेबल्स इन लैटिन अमेरिका, मैक्सिको में है ये। हम आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे रहे हैं। रेंचो लुसेरो नॉर्थ सेंट्रल मैक्सिको में लोकेटेड है और उनके पास 22,000 डेयरी काऊ है एक ही स्टेबल में, एक ही फार्म में। एंड डेली मिल्क प्रोडक्शन है 8 लाख लीटर। और अभी इस बार 2023 का उनका टारगेट है दे विल रीच 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन डेली। 2006 में उन्होंने पूरा रेलवे का पोर्ट बना दिया सो दैट वो कैटल फीड और जो ग्रेन और वो सब है जो खिलाने के लिए वो सब लेके आ सके, है ना। दे हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड रेंचो लुसेरो एंगोर्डा इन 2021। बीफ कैटल का एक यूनिट बनाया in addition to milk production. In 2015 they have constructed a plant to handle 1 million liter of milk per day, मतलब 10 लाख लीटर एक दिन में। और उसमें वो लोग फैट फ्री मिल्क, प्रोटीन, केसिन, वे प्रोटीन एंड मिल्क फैट। हम एक छोटा सा वीडियो चलाएंगे मतलब जस्ट समझने के लिए कि स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये लोग कैसे काम करते हैं एक फार्म में। आप देख के जस्ट 2 मिनट का वीडियो है। यू ऑडियो शायद नहीं आए पर वैसे भी वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, वो मैक्सिकन लैंग्वेज में है। जस्ट ये इतना बड़ा उनका शेड है, ये फार्म है उनका। 22,000 एनिमल, ओनली डेयरी एनिमल।
ये अभी आएगा आगे, ये पूरा उनका स्टेबल है, कैसे वो लोग खाना खिलाते हैं, क्या करते हैं, इतना सारा बड़ा तामझाम कैसे मैनेज करते हैं, दैट दे हैव शोन इन दिस वीडियो. ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एनीबडी कैन सी दिस वीडियो, है ना. आई जस्ट वांटेड टू शो, वी जस्ट वांटेड टू शो दैट पूरा रेलवे नेटवर्क which they have established to transport this grain and feed for the animals. Yeah. This is the complete milking which is taking place. And this is the rail network which they have established, reaching to the farm of the yeah. Then the next speaker was Mr. Zhang, CEO of Inner Mongolia Yili Industrial Group. He's also Vice President of China Dairy Industry Association and Vice Chairman of Inner Mongolia Federation of Industry and Commerce, and also board member of UNCG Network China. वो पूरा उनका प्रेजेंटेशन पूरा ग्रीन डेवलपमेंट एंड उनके जो ग्रीन नेट जीरो इनिशिएटिव्स है उस पे फोकस था कि they are right now working on various approaches like reducing energy and resource consumption and increasing the use of renewable energy. Also, they have launched, net zero carbon products like net zero carbon milk, yogurt, milk powder, and ice cream. They are also enhancing their, supply chain, net zero carbon supply chain. And they have done this carbon emission inventory for 12 consecutive years, and then they have come up with, they have launched a net zero carbon alliance and released a net zero carbon roadmap to lead the entire industry towards a net zero carbon future. उन्होंने Yili Future Intelligence and Health Valley project भी एक launch किया है, which is China's first net carbon demonstration area integrating industrial and urban functions in China. They are also encouraging, green consumption. Like उन्होंने क्या किया, अपने जो packs थे उसको ink free कर दिए. They stop printing it on World Environment Day this year. And they are actual active supporter of green consumption and committed to protect the planet. That's what Mr. Zhang said. उसके बाद हमारे सोडी साहब का प्रेजेंटेशन था. दिस इज फ्रॉम इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन. उन्होंने बताया कि ये जो फर्स्ट आईडीएफ समिट हुआ था 1974 में, आज से 48 ईयर्स के पहले, तब इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन वाज अराउंड 26 मिलियन मेट्रिक टन, जो 6% ही ग्लोबल प्रोडक्शन का मतलब हिस्सेदारी थी ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया का. आज की तारीख में जब ये 48 साल बाद जब ये समिट हो रही है, तो टुडे वी आर प्रोड्यूसिंग 209 ऑलमोस्ट 210 मिलियन मेट्रिक टन and we account for 23% of global milk production. From 50s, if you see, the population of India has increased by 3.8 times, but milk production has gone up by 12.3 times. As a result, what happened? कि आपका milk production growth is much more than the population growth, and this has led to increased per capita availability, which we will see. So what he pointed out is कि in 70s if we talk about, तो आप इंडिया ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, सबका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट सेम था. From there, India has traversed the path and became number one in milk production in 1998, and still we are number one in terms of milk production. So as we said, the world milk average per capita availability has grown at about 3%,
वर्ल्ड एवरेज है 308 ग्राम के आसपास, हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है अराउंड 428 ग्राम्स, विच इज ऑलमोस्ट 35% हायर देन द वर्ल्ड एवरेज। और एक हमारी एक खास बात है हमारे इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन की, अगर आप देखें कि हमारा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मिल्क इज बफेलो मिल्क, 55% काउ मिल्क, 45% बफेलो मिल्क। बफेलो मिल्क में 25%, आप सबको पता होगा, आप ये सेक्टर से जुड़े हुए हैं, 25% हायर मिल्क सॉलिड्स इन बफेलो मिल्क एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। सो अगर हम बाकी देश में जो वो लोग जो मिल्क प्रोडक्शन बताते हैं वो उनके पास सिर्फ गाय है, उनका मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ गाय का है। हमारा मिल्क प्रोडक्शन गाय और भैंस का मिला के है। तो अगर हम इसको मिल्क सॉलिड में कन्वर्ट करें, so it is 25% higher than what actually we report as a milk production estimate figure. That's what he indicated. Now he also talked about how you are traversing over next 25 years, how India would fare after 25 years. So उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन 1.67 मिलियन तक पहुंचेगा। उन्होंने ये भी बोला कि आप अगर पिछले 10 साल का मिल्क प्रोडक्शन ले लो तो इट हैज ग्रोन बाय अबाउट 6%। अगर आप पिछले 50 साल का ले लो तो इट हैज ग्रोन अबाउट बाय 4.9%। तो उन्होंने ये बोला कि विल टेक अ मॉडेस्ट CAGR ऑफ ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन 4.5% फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स। तो हम लोग 628 मिलियन मेट्रिक टन पहुंचेंगे बाय 2046। और इसके हिसाब से हमारा जो वर्ल्ड प्रोडक्शन में शेयर रहेगा वो करीब 23% से बढ़ के 45% तक पहुंच जाएगा। और हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन उस टाइम पे, क्योंकि हम जो पैदा करेंगे वो सब तो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, पर कैपिटा कंजम्पशन रहेगा अराउंड 852 ml पर डे। एंड उस हिसाब से 128 अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन है मिलियन टन, तो आपका 517 आपका कंजम्पशन हुआ, तो बाकी रहा 111 मिलियन मेट्रिक टन, वो दूध आपका एडिशनल है, एंड विच इंडिया हैज अ फेयर चांस टू एक्सपोर्ट। और इस बार हमारे जो IDF समिट का जो इनॉग्रेशन हुआ था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो कोऑपरेशन मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, दोनों ने बोला कि अब इंडिया को देखना है कि एक्सपोर्ट कैसे करे। तो ये एक उन्होंने बहुत अच्छा वो बताया सोडी साहब ने कि हमारे पास करीब 111 मिलियन टन दूध बचेगा 25 साल बाद, जिसको हमें सोचना चाहिए हम एक्सपोर्ट करेंगे। आज की तारीख में अगर आप ग्लोबल डेयरी ट्रेड देखोगे, इट इज अराउंड 90 मिलियन टन। ठीक है, व्हाट ही इज सेइंग, मेनी कंट्रीज विल अटेन सेल्फ सफिशिएंसी एंड ओवर अ पीरियड बाय 2046 द ग्लोबल डेयरी ट्रेड वुड बी अराउंड 150 मिलियन टन। उसमें से अगर आपको 111 आपको शेयर करना है, so definitely you need to put in lot of efforts, but what he said is it's not difficult because ये जो 111 मिलियन टन है, that all requirement is coming from your neighboring countries, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, I mean ये Singapore, and all these neighboring countries are United Arab Emirates, UAE and all. So it is very much possible that we can attain this target. उसके बाद उन्होंने इंडिया डेयरी इंडस्ट्री कैसे सक्सीड किया, किस तरह से हुआ, उसके बारे में भी बहुत बात किया है। और उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा बोला कि जो हमारा स्मॉल होल्डर सिस्टम है, कोई 800 ml दूध, जैसे अभी चैनल साहब ने बताया, कोई 800 ml दूध लेके आया, कोई 1 लीटर दूध लेके आया, दिन में 2 बार कलेक्ट करना है। बट जो कोऑपरेटिव ने जो नेटवर्क एस्टेब्लिश किया अंडर ऑपरेशन फ्लड, और उनको जो रेगुलर पेमेंट मिलता गया और डेयरी फार्मर्स को, उसी की वजह से हमारा स्मॉल होल्डर सिस्टम सस्टेन हुआ है, क्योंकि दैट सिस्टम हैज गिवन इनफ बार्गेनिंग पावर टू द स्मॉल होल्डर्स। नहीं तो वो 800 ml 1 लीटर दूध लेके कहाँ बेचने जाता। सो ही ऑल्सो एम्फसाइज दैट पॉइंट। Also he said that government was very active in protecting the interest of the dairy farmers,
there are about 100 million families thriving upon, deriving income from dairy business. So government has also, taken proactive steps to insulate dairying from the outside world. So obviously, most efficient milk supply chain that nobody can deny in the world. उन्होंने बहुत सारा examples भी दिया था कि for example, जैसे पॉली पाउच मिल्क है, हमने ये जो मिल्क पैकेट प्लास्टिक पैकेट्स निकाले हैं विच इज अगेन रीयूजेबल, वो डिग्रेडेबल भी है, तो बोला उसकी वजह से हमारा जो प्रोसेसिंग का कॉस्ट है वो 1.5% से ही आता है, सिर्फ पैकेजिंग कॉस्ट। जबकि आप अगर ग्लास बॉटल और उसकी बात करोगे तो 5 से 10% तक का कॉस्ट बढ़ जाता है। सो एट एवरी लेवल ही हैज सेड दैट वी आर सो मच कॉस्ट एफिशिएंट कि हमारा वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, वो हमारा बहुत ही कम है आज की तारीख में कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज और डेयरी डेवलप कंट्रीज। और उसी की वजह से हम वो आज की तारीख में उन्होंने 80 to 86% लिखा है, बट अगर आप पूरे देश के लेवल पे देखेंगे तो तकरीबन 70 से 75% वी आर कंज्यूमर रूपी वी आर गिविंग बैक टू द फार्मर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सिस्टम। एंड उन्होंने ये भी बोला कि आप न्यूजीलैंड में जाके देखो, इट्स ओनली 30% ऑफ कंज्यूमर मनी इज गोइंग बैक टू द प्रोड्यूसर्स। ऑस्ट्रेलिया एंड ईयू में 27%, 40%, so nowhere it is more than 40%. I think India is the only country which is giving maximum returns to the dairy farmers. उसके बाद उन्होंने कहा किस किस एरिया में काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, वो सब एरिया की बात की। ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट चैलेंजेस, एवरीथिंग गुड, देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो। one of the major challenges is the productivity of our dairy animals. Another major challenge is आप 628 मिलियन मेट्रिक टन की बात कर रहे हो, फीड फॉडर कहाँ से आएगा? That also we need to think of. So that is also another big challenge. And also he talked about plant-based products, that duplicate products आप बोलो या जो भी misleading products जिसको मिल्क का नाम दिया जाता है, आलमंड मिल्क और सोया मिल्क, और उसके बारे में भी उन्होंने काफी हद तक चर्चा की है। So what he said is now by 2050 we have got almost 53% urbanized हो जाएंगे हम इंडिया। एंड देन जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि मिल्क प्रोडक्शन जनरली रूरल एरिया में मिल्क प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। सो रूरल एरिया इज गोइंग टू श्रिंक ओवर ए पीरियड, urban area is going to increase, so you have got more mouths to feed and less hands to produce. उसके बाद पैनल डिस्कशन था। पैनल डिस्कशन में मॉडरेटर हमारे रहे हैं हमारे ऑनरेबल इंडियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, वो पैनल डिस्कशन में थे along with all the speakers and IDF president. सो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये कोविड के 2 साल में विच आर द मेजर चैलेंजेस यू हैव फेस्ड। ओके, सो नेस्ले से बताया गया कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, ग्लोबल मिल्क प्राइसेस बढ़ा, सप्लाई चेन में बहुत डिसरप्शन आया। सोडी साहब ने बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज टू मैनेज, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। एंड आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ टोटल मिल्क इज बीइंग हैंडल्ड बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो कोविड के टाइम पे वो सब मिल्क डाइवर्ट हो गया आपके डेयरी कोऑपरेटिव्स में। सो वो एक बहुत ही ज्यादा लोड हो गया था डेयरी कोऑपरेटिव्स पे। डिमांड बढ़ गया बिकॉज ऑफ कोविड। नंबर 1, द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, आई मीन दूधिया एंड दूध वाला, they were not able to supply the milk. Second is because of COVID, people were more about hygiene and health and all, so they switched over to branded product, packed meat. Similarly, because of initial supply disruption, farmer cost of production बढ़ गया था, पर प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूध आ रहा था। दो प्रोक्योरमेंट प्राइस बहुत सारी जगह पे घटाया नहीं गया है, पर एक्चुअली बढ़ा भी नहीं था। एंड जो मैडम लोपेज थी जो मेक्सिको की, उन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ मशीनरी वाज डिलेड बिकॉज ऑफ द कोविड।
सेकेंड चीज बोला कि सेकेंड क्वेश्चन था हाउ वी कैन एंश्योर बाय द रोल ऑफ डेयरिंग ए हेल्दी डाइट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय कंज्यूमर एंड डिसीजन मेकर. सो नेस्ले के मयंक त्रिवेदी साहब ने बोला कि एंटायर डेयरी इंडस्ट्री इज कमिटेड टू सस्टेनेबल वैल्यू चेन, एंड उन्होंने ये बोला कि हमें अगर सस्टेनेबल बनाना है डेयरी वैल्यू चेन को, तो हमें कंज्यूमर को भी एजुकेट करना पड़ेगा, बिकॉज कंज्यूमर शुड आल्सो नो दैट दे मे हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर गेटिंग अ सस्टेन्ड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. क्योंकि जब तक ये पूरा ऑपरेशन सस्टेनेबल नहीं बनेगा, वो एक डिस्ट्रप्शंस आते रहेंगे बीच बीच में. सो उनका एक फोकस बहुत ज्यादा था कि कंज्यूमर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस सिस्टम सस्टेनेबल. सोडी साहब ने बोला कि सस्टेनेबल मीन्स डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल. अगर कोई भूखा है तो बोला सबसे पहले मैं पेट भरूंगा, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगा, है ना. आदमी जब भूखा रहेगा तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आती दिमाग में. सो दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन. And what he said is sustainability for an industry is to have a profitable business. Sustainability for some countries to ensure food safety. Sustainability for consumer is to get a best product at a lower price. And he said Indian production system is of course sustainable because our animals are thriving on crop residue. We are not, growing exclusive fodder for our animals, barring in some cases. So basically our animals are not animals and humans are not competing for land, and that is the best part of our production system. Madam Lopez said making dairy products affordable for everyone, and Yili stand again. Mr. Zhang was he was again focusing on carbon neutrality goals and all. So then the next question was imitation products in the market and how to handle that. That's what has been asked. So to that, Mr. Mayank Trivedi said that plant-based products are not substitute to milk in terms of nutrition. Okay, so that is not a question. Similarly, on the same line, Mr. Sodi said that yes, dairy industry did not have to worry because see, a consumer buys a product on three basic aspects like taste, nutrition, and affordability. Soya milk, almond milk, वो सब इतने सस्ते दाम में मिलेगा नहीं, इतना ज्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा. So anyway, dairy industry need not worry on this count. But yes, what he said is that you need to keep focusing on consumer awareness, and you should take legal actions wherever needed. And the next question is, how do you see dairy sector evolving in coming years? So to that, yeah, India will contribute 47% of milk production. So production bhi badega, साथ में consumption bhi badega. That's what he said. Mr. Sodi said he was optimistic because all this, but yes, he specifically talked on that all the stakeholders need to work together for strengthening, and you also need to focus on product innovation. बहुत सारा product innovation हमारे कोविड के टाइम में ही हो गया है. हल्दी मिल्क और तुलसी मिल्क, बहुत सारा चीज निकल रहा है अभी. So and yes, you must have seen a lot of product innovation. He is also of the opinion that okay, हमारे यहाँ product is not a problem. The only thing is जो प्रोडक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बन रहे हैं उसको उस कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में चैनलाइज करना, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग चैलेंज, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर देयर, सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर. हर एक जगह पे आप अगर रीजनल लेवल पे देखोगे, आप लोकल लेवल पे देखोगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. बट टू adopt those products at an organized level and divert the consumer so that they will get safe and hygienic product, that is a challenge.